बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों पार्ट 15 है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खाद्य संसाधनों में सुधार क्यों आवश्यक है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवधारियों के लिए या मनुष्य के लिए भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनसे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। आज बढ़ती जनसंख्या में हमारे पास भूमि संसाधन सीमित है, तो इसके लिए हमें खाद्य संसाधनों में सुधार करके ही उसके उत्पादन को, उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो आइए बच्चों, फसल उत्पादन में उन्नति। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स गेहूं, चावल, मक्का से प्राप्त होता है, जबकि प्रोटीन दाल के अंतर्गत चना है, मटर है, उड़द है, अरहर व मसूर आता है से प्राप्त होती है। और वसा जो फैट होता है वो सोयाबीन, मूंगफली अथवा तिलहन फसलों से प्राप्त होती है। विटामिन जो है वो हमें सब्जियों से, मसाले से और फलों से प्राप्त होता है। अब इन सब को अगर पढ़ने के बाद हमें ये आभास होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हमें फसलों के प्रकार पर ध्यान देना चाहिए। फसलें निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनाज। अनाज में देखिए, इसमें गेहूं, चावल, मक्का आदि सम्मिलित हैं। इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दूसरा है बीज। बीज देखिए, पौधों में पाए जाने वाले सभी बीज खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे सेब तथा नींबू के बीज, इनको नहीं खाया जाता है। खाने वाले बीजों में अनाज, दालें, बीज तथा मूंगफली ये हमें वसा प्रदान करते हैं। तीसरी फसल है दालें। इसमें चना, मटर, मसूर है। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक दलहन फसलों में होती है। अब नेक्स्ट है सब्जियां और मसाले या फल। ये हमें विटामिन तथा खनिज लवण प्रदान करते हैं, जैसे सेब, आम, पालक, लौकी, मिर्च, काली मिर्च आदि। ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें हमें विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं। अब फसलों को अधिक उत्पादन करने के लिए आवश्यक है फसल चक्र। सभी फसलों को अपनी वृद्धि तथा जीवन चक्र पूरा करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों, तापमान या नमी तथा अलग अलग दीप्तकाल यानी सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। फसलों का मौसम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 खरीफ का फसल। ये फसल बरसात के मौसम में उगती हैं। ये जून अक्टूबर तक का समय होता है। उदाहरण के तौर पे काला चना, हरा चना, धान, सोयाबीन आदि ये सभी खरीफ की फसलें होती हैं। दूसरा है रबी की फसल। ये फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। जब ठंडा का मौसम होता है तभी ये फसलें उगाई जाती हैं बच्चों, जो नवंबर से अप्रैल तक होती हैं। इनमें से गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि ये फसलें उगाई जाती हैं। फसल उत्पादन के सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 फसल की किस्मों में सुधार। अगर अधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते तो फसलों की किस्मों में सुधार करना चाहिए। फसल उत्पादन प्रबंधन होना चाहिए अच्छी तरीके से, और फसल सुरक्षा प्रबंधन भी होना चाहिए। नंबर 1 फसल की किस्मों में सुधार। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों के किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। जैसे अच्छे किस्म के पौधों का आप चयन करेंगे तो उससे जो होने वाला उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है। अगला है इन्हीं में फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक। अब गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कारक तो देखिए, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करते हैं, जिससे संकरण बीज प्राप्त होता है। ऐसे बीजों को बोने से फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगला है बच्चों उन्नत किस्में। उन्नत किस्में तो इसमें देखा जाए
उन्नत किस्में फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में विभिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता तथा फल और सब्जियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक यानी रोग कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक के अंतर्गत सूखा, गर्मी, ठंड, पाला इत्यादि आते हैं। तो इन परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। जैसे कहीं पर बहुत अधिक कीट लग जाए तो ऐसे फसल प्रभावित हो जाते हैं, या कहीं पर सूखा, गर्मी या ठंड पड़ जाए या पाला पड़ जाए तो उस स्थिति में भी फसल की उत्पादकता में जो है कमी हो जाती है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। ऐसी फसलें जो है बोई जाएं जो इन परिस्थितियों को सह सके आसानी से, इनसे अच्छी उत्पादन बढ़ेगी। अगला है व्यापक अनुकूलता। अब यहाँ पर देखिए, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को अस्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जाता है। नेक्स्ट है ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाओं ऐच्छिक गुण हैं, क्योंकि हमें लंबी शाखाओं वाली फसलों से चारा प्राप्त करना होता है जो बहुत ही अच्छा होता है। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अगला है फसल उत्पादन में प्रबंधन। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, फसल उत्पादन में प्रबंधन भारत में कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों तक होती है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसीलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की आवश्यकता या उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को कृषि तकनीकी अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब उनके पास पैसा होगा तो वो तकनीकी को आसानी से जो है अपनाते हैं। इसीलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। इनमें से पोषक प्रबंधन आता है। देखिए, जैसे जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, मिट्टी तथा पानी से प्राप्त होती है। इन पोषक पदार्थों में कुछ अधिक मात्रा में चाहिए, जिन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं। जिनकी कम मात्रा चाहिए उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। आइए हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व। तो देखिए यहाँ पे स्रोत और यहाँ पोषक पदार्थ, यानी हवा से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पानी H2O यानी पानी से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मृदा से देखिए दो प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, एक बृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम ये प्राप्त होते हैं, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन आदि प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पौधों को खाद की जरूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग खाद के बारे में पढ़ते हैं। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से यह परिपूर्ण कराती है। जो मिट्टी में जो पोषक तत्व की कमी होती है या कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, जो हम अपने खाद से प्राप्त करते हैं, और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, जिसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने क्षमता बढ़ जाती है और चिकनी मिट्टी में पानी को निकालने में सहायता करती है। अगली हेडिंग है खाद का बनना। इसके बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। खाद का वर्गीकरण। जैव पदार्थ के उपयोगों के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 कंपोस्ट खाद। अब कंपोस्ट खाद में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो कंपोस्ट खाद में पौधों व उनके अवशेष
पदार्थों जैसे कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्यों के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद में बदलना कंपोस्टिंग कहलाता है। इस प्रकार बने खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट खाद। जब कंपोस्ट को केंचुए के उपयोग से तैयार करते हैं जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। इसके बाद तीसरी खाद होती है हरी खाद। हरी खाद में देखिए बच्चों, हरी खाद फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और उसके बाद उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से भरपूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए हरी खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बच्चों उर्वरक पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर्स जिसको बोलते हैं, उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाए जाते हैं। अब उर्वरक की विशेषता क्या होती है बच्चों, देखिए उर्वरक की विशेषता में हम देखेंगे कि उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं। अब हम पढ़ेंगे खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक में अंतर निम्न है बच्चों, ये खाद और इधर उर्वरक। तो देखिए खाद जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में अक्सर आता रहता है। तो खाद में देखिए ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद प्राकृतिक पदार्थ से बने होते हैं जबकि उर्वरक जो है रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जबकि उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद सस्ती होती है जिसे खेतों में या घर पर तैयार किया जाता है जबकि उर्वरक महंगी होती है जिसे कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ये जल में अघुलनशील होते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला है बच्चों सिंचाई, क्योंकि खाद्य संसाधनों में सिंचाई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो सिंचाई में देखिए फसलों को जल प्रदान करने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। अब सिंचाई तमाम तरीके से होते हैं। सिंचाई के तरीके कुएं के द्वारा, बैलों से पानी निकालकर या पंप द्वारा पानी निकालकर सिंचाई करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं बच्चों कुएं दो प्रकार के होते हैं। एक खुदे हुए कुएं, इन कुओं द्वारा भूमि में स्थित पानी को एकत्र करके उपयोग में लिया जाता है। अगला है नलकूप। नलकूप में देखिए बच्चों इनमें पानी गहरे जलस्तरों से निकाला जाता है। नदी द्वारा देखिए इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। तीसरा है तालाब द्वारा। देखिए तालाब जो होते हैं वो आपत्ति के समय प्रयोग में आने वाले वह छोटे तालाब, छोटे जलाशय होते हैं जो छोटे से क्षेत्र में पानी का संग्रह करते हैं। अगला है फसल पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल उगाने की विधि को फसल पैटर्न कहते हैं। फसल की वृद्धि के लिए अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि नुकसान कम से कम हो तथा उपज अधिक हो। नंबर 1 मिश्रित खेती। 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाना, यानी एक ही भूमि में, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं या मिश्रित खेती कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक फसल को हम एक साथ एक ही भूमि में उगाएं तो वो मिश्रित खेती कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं प्लस चना, यानी गेहूं के साथ चना हम उगाएं, गेहूं के साथ सरसों बो दिया जाता है या मूंगफली के साथ सूरजमुखी बो दिया जाता है, तो इसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। दूसरा है फसल पैटर्न में अंतरा फसलीकरण,
इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाए जाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके समान एकांतर में दूसरी पंक्तियों में दूसरी फसल उगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे एक लाइन में हम बाजरा तो दूसरे लाइन में हम लोबिया बोते हैं, एक में हम सोयाबीन तो दूसरे में हम उसके साथ मक्का भी उगाते हैं। तो इस तरह से इसको हम अंतरा फसलीकरण कहते हैं। अगला है फसल चक्र। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरी फसल को उगाना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। तो यहाँ एक प्रश्न आता है, हमें अलग अलग प्रकार की खेती क्यों करनी चाहिए? तो अगर बार बार एक ही खेत में एक ही प्रकार की खेती की जाती है तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मृदा से प्राप्त किए जाते हैं, यानी पौधे जो है अपना पोषक तत्व मृदा से खींचते हैं। बार बार मृदा से फसल द्वारा एक ही प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार मृदा से एक ही प्रकार के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। अतः हमें अलग अलग प्रकार की खेती करनी चाहिए, यानी जैसे फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला है फसल चक्र की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। दूसरा, ये कीट तथा खरपतवार को नियंत्रित रखते हैं। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उगाई जा सकती है। फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रोग कारक जीवों तथा फसल को हानि पहुंचाने वाले कारकों से फसल को बचाना ही फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। यानी हम अपने फसलों को विभिन्न रोगों द्वारा जीवाणुओं द्वारा फसल को बचाना फसल सुरक्षा प्रबंधन कहलाता है। नीचे दिए गए तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए फसल सुरक्षा प्रबंधन के अंतर्गत नंबर 1, कीट व पीड़कनाशी फसल को वृद्धि के समय अनाज के भंडारण में पीड़कनाशी जीव जो फसल को खराब कर देते हैं जिससे वह मानव उपयोग के लायक नहीं रहती पीड़क कहलाती है। पीड़क कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, खरपतवार फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते, जिनका हमें उपयोग नहीं है ऐसे पौधे भी फसल के साथ उगाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, जैसे जेंथियम, पार्थेनियम आदि। अगला है कीट। कीट भिन्न प्रकार से फसल तथा पौधों को हानि पहुंचाते हैं। ये जड़ तथा तना एवं पत्तियों को काट देते हैं तथा पौधों के विभिन्न भागों के कोसा रस को चूस कर नष्ट कर देते हैं, जैसे टिड्डा। रोगाणु तीसरा है। कई जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस तथा वायरस जो पौधों में बीमारी पैदा करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। ये पानी, हवा तथा मिट्टी द्वारा फसल में पहुंच जाते हैं। अगला है अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण भी अति आवश्यक है। पूरे साल मौसम के अनुकूल भोजन प्राप्त करने के लिए अनाज को सुरक्षित स्थानों पर रखना अनिवार्य है, परंतु भंडारण के समय अनाज कई कारणों से खराब और व्यर्थ हो जाता है, जैसे जैविक कारक, जीवित प्राणियों के द्वारा, उदाहरण कीट, चिड़िया, फंगस आदि। अजैविक कारक, निर्जीव कारकों द्वारा, उदाहरण नमी, तापमान में अनियमितता आदि के कारण भी फसल खराब हो जाता है। भंडारण में जो भी हम रखते हैं वो खराब हो जाता है। ये उपर्युक्त कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार तथा भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। अगला है निरोधक तथा नियंत्रण विधियां। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इसमें कई प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। उत्पाद की नियंत्रित सफाई करते हैं। अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है जिससे कि पीड़क
नष्ट हो जाएं। पशुपालन। अब देखिए पशुपालन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम बहुत सारा अपना खाद्य पदार्थ जैसे मांस वगैरह हम पशुओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए पशुपालन भी आवश्यक है। तो पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। अगला है पशुपालन के प्रकार। इसमें नंबर 1 पशु कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य दुग्ध प्राप्त करने के लिए, खेतों को जोतने के लिए तथा यातायात में बैल के प्रयोग करने के लिए होता है। पशु कृषि के प्रकार गाय है, भैंस है, कुछ दूध देने वाले मादा जिसमें से दूध देने वाले जानवर सम्मिलित होते हैं। अगला है हल चलाने वाले, जैसे नर, ये जानवर कृषि में कार्य करते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोना आदि। दुग्ध श्रवण काल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जन्म से लेकर अगली गर्भधारण के बीच के समय से जो दुग्ध उत्पादन होता है उसे दुग्ध श्रवण काल कहते हैं। पशु की देखभाल। पशु भी अगर पशु आप पालते हैं, पशुपालन करते हैं तो उनका देखभाल भी आवश्यक है। तो सबसे पहले पशु की देखभाल में सफाई। पशुओं की सुरक्षा के लिए हवादार तथा छायादार स्थान होना चाहिए। पशुओं की चमड़ी की लगातार कंघी करनी चाहिए। तीसरा है पशु आश्रय ढलान पे होना चाहिए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। अगला है भोजन, पशुओं के लिए भोजन। तो इसमें भूसे में मुख्य रूप से फाइबर होना चाहिए, गाढ़ा प्रोटीन होना चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए खाने में विटामिन तथा खनिज होने चाहिए। अगला है बीमारी, क्योंकि पशुओं को बीमारी भी लगती है, इसलिए बीमारी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो देखिए बीमारी कई प्रकार से होती हैं, जैसे नंबर 1 पशुओं की मृत्यु हो सकती है जो दुग्ध उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, पशु की बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही रोग फैलते हैं या फैलाते हैं। नंबर तीसरा, बाह्य परजीवी द्वारा त्वचा रोग हो जा सकते हैं तथा अंतः परजीवी द्वारा आंत या यकृत प्रभावित हो जाते हैं। अब इनसे बचाव। तो बचाव में देखिए, रोगों से बचाने के लिए पशुओं को टीका लगाया जाता है। ये रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। कुक्कुट पालन। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। इसमें एक होता है लेयर, दूसरा होता है ब्रॉयलर। तो लेयर में जरा देखें, जब मुर्गी को अंडों के लिए पाला जाता है तो उसे लेयर कहते हैं। ये जन्म के 20 हफ्तों बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडे प्राप्त होते हैं। जो बॉयलर होते हैं, जब बॉयलर्स चूजों को मांस के लिए पाला जाता है तो उसे बॉयलर्स कहते हैं। ये जन्म के 6 या 8 हफ्तों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। मुर्गियों की निम्नलिखित विशेषताओं के कारण जनन करके नई नई किस्में विकसित की जाती हैं, जिससे चूजों की संख्या अधिक तथा किस्म अच्छी होती है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं: कम खर्च के कारण रख एवं रखाव, कम खर्च के कारण रख रखाव। दूसरा, गर्मी अनुकूल क्षमता तथा उच्च तापमान को सहने की क्षमता होती है। अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सके। मछली उत्पादन। अगला है मछली उत्पादन। अब देखिए, हमारे भोजन में प्रोटीन का मछली मुख्य स्रोत है। मछली का उत्पादन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, पंख युक्त मछलियां। स्वच्छ जल में कटला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प का संवर्धन किया जाता है। सेकंड, कवचीय मछलियां। इनमें प्राण, मोलस्का आदि मछलियां सम्मिलित होती हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न तरीकों के आधार पर मछलियों को प्राप्त करने के 2 प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में विभिन्न प्रकार के जलीय स्रोतों से प्राकृतिक जीवित मछलियां पकड़ी जाती हैं। सेकंड, मछली पालन यानी मछली संवर्धन, जिसमें तालाब से मछली पकड़ते हैं। जल संवर्धन, समुद्री संवर्धन में
मछली प्राप्त करना जल संवर्धन कहलाता है। यह देखिए समुद्री संवर्धन में मछली प्राप्त करना जल संवर्धन कहलाता है। यह समुद्र तथा लैगून में किया जाता है। कम खर्च करके अधिक मात्रा में इच्छित मछलियों का जल में संवर्धन किया जाता है, इसे ही जल संवर्धन कहते हैं। समुद्री संवर्धन, भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर कहते हैं। समुद्री मत्स्यिकी, अब इसमें बच्चों देखा जाए, इसके अंतर्गत मछली संवर्धन तालाबों, नदियों तथा जलभराव में किया जा सकता है। सर्वाधिक समुद्री मछलियां पाम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सारडाइन तथा बॉम्बे डक हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में भी संवर्धन किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं मुलेट, भेंटकी तथा पर्ल स्पॉट यानी पंखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे झींगा, मत्सल, ऑयस्टर आदि। अंतःस्थली मत्स्यिकी, इसमें देखिए बच्चों, मछली संवर्धन ताजे जल में होता है, जैसे तालाब, नदियां, नाले तथा जलभराव स्थल पर। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थली वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान के फसल के साथ भी किया जाता है। अगला है मिश्रित मछली संवर्धन। मिश्रित मछली संवर्धन में एक ही तालाब में लगभग 5-6 प्रकार की मछलियों का संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन कहलाता है। इनका चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, क्योंकि इनका आहार भिन्न भिन्न होता है और इनको ऊपर नीचे के आधार पर ये इनका स्थान अलग अलग होता है, अलग अलग स्थानों पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कटला जल की सतह से भोजन लेती है, इसी तरह से रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन प्राप्त करती है। लाभ, इससे लाभ क्या होता है? मिश्रित मछली संवर्धन से मछलियों की पैदावार अधिक होती है, लेकिन समस्याएं क्या होती हैं? कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में जनन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अधिकतर मछलियां तेजी से वृद्धि नहीं कर पाती। इस समस्या से बचने के लिए हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी समय मछली जनन के लिए तैयार हो जाए या तैयार हो। मधुमक्खी पालन अगला है। अब देखिए, यह है वह अभ्यास है जिसमें मधुमक्खियों की कॉलोनी को बड़े पैमाने पर रखा हुआ संभाला जाता है और उनकी देखभाल करते हैं, ताकि बड़ी मात्रा में शहद तथा मोम प्राप्त हो सके। मधुमक्खी पालन को एपियरी भी कहते हैं। एपियरी यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे अधिक मात्रा में मधुमक्खी के छत्ते मनचाही जगह पर अनुशासित तरीके से इस प्रकार रखे जाते हैं कि इससे अधिक मात्रा में मकरंद तथा पराग एकत्र हो सके। कुछ भारतीय मधुमक्खी के प्रकार: एपिस सरेना, सामान्य भारतीय मधुमक्खी, एपिस डोर्सटा छोटी मधुमक्खी। इसी में आता है कुछ यूरोपियन मधुमक्खी भी भारत में इस्तेमाल की जाती हैं। इनके नाम हैं एपिस मेलिफेरा। अब मधुमक्खी से लाभ, ज्यादा कई लाभ होते हैं, जैसे ज्यादा शहद एकत्रित करने की क्षमता, जल्दी प्रजनन क्षमता, कम डंक मारती हैं, वह लंबे समय तक निर्धारित छत्ते में रह सकती हैं। ये जो मछलियां हैं, इन्हीं जो है मधुमक्खियां हैं, इन्हीं मधुमक्खी से ये लाभ हैं। अब देखिए शहद, हनी, यह एक गाढ़ा मीठा तरल पदार्थ है जो मधुमक्खियों के द्वारा प्राप्त होता है। गुण, यह शहद के गुण, यह औषधीय उपयोग में लाया जाता है तथा शर्करा के रूप में भी प्रयोग होता है। इससे ताकत तथा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चारागाह, देखिए मधुमक्खियां जिन स्थानों पर मधु एकत्रित करती हैं उसे मधुमक्खी का चारागाह कहते हैं। मधुमक्खी फूलों यानी पुष्पों से मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं।
चारागाह की पुष्पों की किस्में शहद के स्वाद तथा गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, कश्मीर का बादाम शहद बहुत ही स्वादिष्ट होता है।